नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिरवा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में क्या सिलेबस रहेगा और कहां कहां से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्या नोट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आपके 85 प्लस मार्क्स आ जाएँ। अगर आपके 85 प्लस मार्क्स आएंगे तभी आप सोच सकते हैं किसी भी कंपटीशन में बैठने के काबिल बन सकेंगे। क्योंकि पिछली बार जब 2021 में पेट स्टार्ट हुआ था और पहली बार फॉर्म पड़े थे तब केवल 17 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे। 17 लाख बच्चों ने केवल पेपर दिए थे, लेकिन इस बार फॉर्म पड़े हैं 40 लाख। 40 लाख में 37 लाख बच्चों ने फीस काटी है और 37 लाख में से हो सकता है कि कम से कम 35 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 17 लाख पिछली बार दिए थे और इस बार 35 लाख, जस्ट 2 गुने हैं। तो कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई हो गया है और सभी ने फॉर्म डाले हैं। तो हम क्या क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारे 85 प्लस मार्क्स बन जाए। 85 प्लस मार्क्स बनेंगे तभी बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए साबित होगा अच्छा। तो कैसे कैसे बनेंगे, क्या बुक्स अपनानी चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। देखिए, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स और नोट्स और स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी क्या क्या बुक्स रहनी चाहिए इंपॉर्टेंट और क्या नोट्स रहने चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस का शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि क्या क्या आएगा। देखिए, 2022 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या पूछा जाएगा ये चीज़ हम देख लेते हैं। नंबर एक चीज़ पर पूछी जाएगी इंडियन हिस्ट्री, जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर की और अर्थमेटिक अंकगणित भी 5 नंबर की और जनरल हिंदी 5 नंबर की पूछी जाएगी। देखिए, भारतीय इतिहास में आप ले लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास ले लीजिए और मीडिएवल हिस्ट्री ले लीजिए, मीडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत है। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास ले लीजिए। ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। इनमें क्या है, आधुनिक भारत का ही एक हिस्सा आ जाता है नेशनल मूवमेंट। तो यानी आप कह सकते हैं हिस्ट्री 10 नंबर की पूछी जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी 5 नंबर की। इसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर अपलोड कर दी गई है और पूरी प्लेलिस्ट में आपको इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, केवल पेट के लिए नहीं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जाने वाले हैं वो, और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यूपी पीसीएस में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट से भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे लास्ट ईयर। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक वीडियो मैंने मास्टर वीडियो बना के रखा है। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे आंदोलन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सभी आंदोलन से जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। लास्ट टाइम का आपको बता दें कि लास्ट टाइम में 5 के 5 क्वेश्चन उसी से फंसे थे। मात्र एक वीडियो से ही 5 क्वेश्चन फंसे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कवर करा दी है। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने 380 प्लस क्वेश्चन कवर कराए हैं और इन 380 प्लस क्वेश्चन में टोटल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे उनके 2 क्वेश्चन भी वो अवेलेबल हैं और उसी प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो गई है और बहुत ही जल्द आपको मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक वीडियो और आपको न्यू प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें एमसीक्यूज फॉर्म में होगी। ज्योग्राफी के बारे में आपको बता चुके हैं। इकोनॉमी का भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी टॉपिक है आपके, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बहुत जल्दी चैनल पर मिल जाएंगे और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनरल साइंस जो कि हमारी बेसिक केमिस्ट्री होगी, बेसिक फिजिक्स होगी, बेसिक बायोलॉजी होगी, ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी। ये भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अर्थमेटिक 5 नंबर की पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट फॉर्म में रहेगी यहाँ पर और ये भी आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसमें आपको जो एमसीक्यूज रहेंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जनरल हिंदी भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक रहेगा जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एक तो पैसेज आएगा और कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
लॉजिक एंड रीजनिंग में कितने 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। करेंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और जनरल अवेयरेंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज, जो अपठित गद्यांश है, ये 2 गद्यांश आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। और ग्राफ इंटरप्रिटेशन में भी 2 ग्राफ आएंगे, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन। एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन, दूसरे ग्राफ में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे और 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे। इसको भी बहुत जल्दी कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद में टेबल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में भी 2 टेबल्स आएंगे, 2 टेबल आएंगी, जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के मार्क्स रहेंगे। और टोटल हो जाएगा हमारा 100 नंबर का, 100 नंबर का बनके तैयार हो जाएगा टोटल। यहाँ से आप देखिएगा, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जनरल अवेयरेंस पे 10 नंबर के आएंगे, और अनरीड पैसेज पे जो कि हिंदी के आएंगे 10 नंबर के आएंगे। डाटा ग्राफ इंटरप्रिटेशन, जो भी ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, इनको हम एक बार आपको ट्रिक बता देंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में टेबल इंटरप्रिटेशन से भी 10 नंबर आएंगे। तो यहाँ देखिए आपकी ये 40 नंबर सीधे सीधे बन के तैयार हो रहे हैं। और करेंट अफेयर्स का पोर्सन एक आपको वीडियो, पूरा मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरी करेंट अफेयर्स कवर कर दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा सेशन जाएगा ये वाला। और करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का मैंने केवल आपको 6 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कराया था, करेंट अफेयर्स का 6 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कराया था। इसमें 10 के 10 क्वेश्चन आपके फंसे थे यूपी SSSC पेट में। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार भी 10 में 8 से 9 क्वेश्चन फंस जाएंगे, और आपके इतने मार्क्स ही आपको बहुत ही आगे तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी SSSC पेट के सिलेबस को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कवर कर रहा है हमारा सिलेबस, क्या क्या कवर कर रहा है ये चीज़ देखेंगे। और जो भी हमारा यूपी SSSC का सिलेबस कवर करेगा, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं कि यूपी SSSC पेट का जो पेपर है, यूपी पेट का पेपर है, ये सिलेबस में कवर क्या क्या कर रहा है, ये चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कवर कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये कवर कर रहा है। इसके बाद में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसके बाद में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी को कवर कर रहा है, भारतीय अर्थशास्त्र को कवर कर रहा है, अर्थमेटिक को कवर कर रहा है, हिंदी को कवर कर रहा है, इंग्लिश और रीजनिंग है, करेंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरेंस है, और एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज हैं, जो कि 2 पैसेज आएंगे। ग्राफ इंटरप्रिटेशन है, 2 ग्राफ आएंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन है, 2 टेबल आएंगी। तो ये हमारा इतना है, इतने टॉपिक लिए जा रहे हैं यूपी SSSC पेट में इस बार, इतने टॉपिक लिए जा रहे हैं। तो आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे करेंट अफेयर से लेकर ये हमारा नीचे वाला जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। देखिए करेंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरेंस 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके आधे मार्क्स तो यहीं से तैयार हो जाएंगे, आधे मार्क्स तो यहीं से तैयार हो जाएंगे। और डाटा बहुत कम कम है करेंट अफेयर्स का, हालांकि डाटा ज़्यादा है। करेंट अफेयर्स में आपसे नेशनल पूछ लिया जाएगा, इंटरनेशनल पूछ लिया जाएगा, 2 जगह का डाटा पूछा जाएगा। लेकिन जो आपको एक मैराथन वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा मैं, उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, और आपको पूरा मतलब इसी वीडियो से यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। यूपी SSSC पूरे वीडियो, इसी वीडियो से क्वेश्चन फंसेगा यूपी SSSC पेट में। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके बाद में जनरल अवेयरेंस से रिलेटेड जो भी हैं, हम लगातार कंटिन्यू आपको टॉपिक बाय टॉपिक कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। करेंट अफेयर्स में कराते रहते हैं, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ही ये पोर्शन रहेगा, जो हम क्या क्या जानते हैं अपने देश के बारे में, और क्या क्या हमें जानना चाहिए, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं, जो भी हमारी WTO है और यूनेस्को है, फिक्की है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, WHO है, ऐसे बहुत सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में, यूनाइटेड नेशन के कई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसका वीडियो आपको एक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद में ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 2 ग्राफ आएंगे, इसको आपको कवर करा दिया जाएगा। अब हम जानेंगे डिटेल में सिलेबस की, डिटेल में सिलेबस आखिर यूपी SSSC डिटेल में सिलेबस है क्या क्या। आखिर हिस्ट्री में पूछा कहाँ से जाएगा, ज्योग्राफी में पूछा कहाँ से जाएगा, और इकोनॉमी में पूछा कहाँ से जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा कहाँ से जाएगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आगे ही आपको बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में देखिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आएगा वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे, वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएंगे, जैन धर्म से क्वेश्चन आएंगे, मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आएंगे, गुप्ता से आएंगे और हर्षवर्धन से भी क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से हमारे ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ बनने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, वैदिक सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, इनका आपको पूरा कंप्लीट वीडियो जो आपका वन लाइनर जीके वन लाइनर कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें 389 या आप कह सकते हैं 380 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इससे आपके 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। इसके बाद आएगा राजपूत इरा और सल्तनत इरा भी आएगा, सल्तनत काल, मुगल एम्पायर भी, मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की, ये सब पूछ जाएंगे। उसके क्या क्या कौन कौन से राजा सम्राट रहे, ये सब पूछा जाएगा। इसके बाद मराठा एम्पायर आएगा, मराठा एम्पायर के बाद ब्रिटिश रूल और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश रूल किस प्रकार से भारत में ब्रिटिश ने यहाँ पर कौन कौन ब्रिटिश से एडवेंट कैसे हुए, कहाँ कैसे कैसे लोग आए, तो ये सब पूछा जाएगा। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति मतलब पूछी जाएगी, सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद में हमारा पूछा जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए हमारा सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश रूल पर, यह भी पूछा जाएगा। कौन कौन से सेटलमेंट चलाया गया, जैसे जमींदारी सेटलमेंट चलाया गया था, रेवतवारी चलाया गया था, महलवारी चलाया गया था, ये सेटलमेंट चलाए गए थे। इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर देखिए। इसका भी एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम वन लाइनर सीखेंगे। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन की जो स्टेज क्या थी, इनिशियल स्टेज क्या थी, इन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट किसने चलाया था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने चलाया था। स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पर चलाया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था 1905 में, तो बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट को रोकने के मतलब चलाने का मुख्य कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना, मतलब बंगाल के विभाजन को रोकना। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इंडियन नेशनल मूवमेंट की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिछली बार का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें 5 के 5 क्वेश्चन उसी से फंसे थे। बहुत ही अच्छा वीडियो बना था और साथ ही साथ में अच्छा कंटेंट था, जिससे कि 5 क्वेश्चन उसी से आए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया था, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए थे वहां से। और क्या पूछा जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट के बाद में सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा और जो भी अदर लीडर्स के रोल रहे थे उन सभी के बारे में पूछा जाएगा। डिटेल से डिस्कशन हम ये भी करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसको और किस नाम से जानते हैं, डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अब बात करेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे आपको क्या क्या होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे फेयरवेल अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट अप्रॉक्स 50% ऑफ आर्टिकल्स इन दिस एक्ट। इस एक्ट से कितने 50% से अधिक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने बारो किए हैं। सोर्सेस रहा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 का सोर्सेस रहा है ये वाला एक्ट, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सोर्सेस रहा है। तो सबसे ज़्यादा 50% ऑफ आर्टिकल्स यहाँ से बारो किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने जैसे ही एक्ट बनाया था, काफ़ी अच्छा एक्ट बनाया था, काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी भारतीय वकीलों को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें सभी ज़्यादातर वकील लोग थे, लॉयर लोग थे। तो जो हमारी भारतीय संविधान की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है और यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्टिकल यानी अनुच्छेद वारो किए थे। इसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी डिस्कस किया गया था और आज़ाद हिंद फौज से भी क्वेश्चन आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन आते हैं। आईएनए इंडियन नेशनल एकेडमी, आईएनए से, आईएमए से, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, तो हम सभी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।
आगे के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे सभी को। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी मैंने काफ़ी कवर करके रखा है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको बता के रखा है जितनी चीज़ें आती हैं। देखिए इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सबसे पहले तो पूछे जाएंगे क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, जो कि मैंने कवर करा के रखा है। इसके बाद में वाटर रिसोर्सेज, आपके क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, भारत में क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, वर्ल्ड में क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पर जलप्रपात हैं, कहाँ कहाँ पर झीलें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब क्या क्या जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज रहेंगे सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माउंटेन एंड ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि आपको फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में पूरा सेशन मिल जाएगा और पूरे डिस्कस किए हैं, डिटेल से डिस्कस किए हैं। और रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा पहला ही चैप्टर रहा था, इसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है रिवर्स के बारे में। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कहीं से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। और 5 के 5 क्वेश्चन आपको गारंटी से यहीं से फंसेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में डिजर्ट एंड ड्राई एरियाज के बारे में पूछा जाएगा, फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हमारी क्या क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी रही थी भारत की और विश्व की, क्या क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, हमारी रेखाएं कहाँ कहाँ तक हैं, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन है, कहाँ कहाँ पर क्या कौन सा देश कंट्री लाई करता है, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। और किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी इस सेशन में। और क्लाइमेट के बारे में भी पूछा जाएगा। क्लाइमेट के बाद में टाइम जोन के बारे में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए डेमोग्राफिक्स एंड माइग्रेशन के बारे में भी यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा? इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि पूछा जाएगा 1947 से 1991 तक। 1991 में एक आया था रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म आया था मनमोहन सिंह, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इन्होंने यह रिफॉर्म लाया था जिसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी भी कहते हैं। क्योंकि ये इससे पहले 1991 से पहले क्या था, 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी है वो हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जानी जाती थी, हिंदू इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर हिंदू का मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है। हिंदू का मतलब है कि आप इकोनॉमी ज़्यादातर मतलब ग्रोथ नहीं कर रही है, वहीं पर स्टेबल है, वहीं पर स्टेबल है, तो इसीलिए इसे हिंदू इकोनॉमी ग्रोथ भी कहा गया था। अब इंडियन इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1947 से 1991 तक। अब देखिए पूछा जाएगा प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स के बारे में पूछा जाएगा। जो भी हमारे प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग के द्वारा 5 साल के प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, उन सभी के बारे में पूछा जाएगा। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था और नीति आयोग को ला दिया गया था, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं 1947 से 1991 के बीच में क्या क्या पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। देखिए किस तरीके से हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को आगे ले जा रही है, पब्लिक सेक्टर में अपने आप को आगे ले जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट करके प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ावा दे रही है। जब तक हम प्राइवेट सेक्टर में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर आप कह सकते हैं इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से इसे भी जाना जाता है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपकी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो प्राइवेट सेक्टर से भी रिलेटेड है और पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। देयर आर द बोथ फैसिलिटीज आर इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बैंकिंग नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो बैंक का राष्ट्रीयकरण कैसे कैसे हुआ और कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का बनेगा, इसका वीडियो एक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एलपीजी रिफॉर्म, जो मैंने आपको पहले बताया था 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था, इसका वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो आपको दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर पक्का फंसेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2014 में आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम का नहीं हुआ है, अभी 2014 का ही हुआ है।
इसके बाद में फार्म रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और लेबर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आएगा। करेंट अफेयर्स भी यहाँ से क्वेश्चन लेगा, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स लेगा, और एक क्वेश्चन लगभग लेगा हमारा ये इकोनॉमी का सेशन। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से एक क्वेश्चन ये इकोनॉमी का सेशन लेगा जी, और 2 क्वेश्चन लगभग करेंट अफेयर्स का ले जाएगा। मतलब टोटल जीएसटी से आपके 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जीएसटी को तो आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, और ये आपके पॉइंट में नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3 नंबर आपके 3 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार के बारे में जो कि 2014 के बारे में हुए। इसके बाद फार्म रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में, स्ट्रक्चरल सुधार के बारे में पढ़ेंगे, और लेबर मजदूर सुधार के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे, और जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कब से लागू हुआ और कब कब किन किन चीज़ों पर अब लग गया। तो आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल जो होती है, जीएसटी परिषद होती है, उसमें अब तो डिसीजन ले लिया गया कि दूध पर और दूध से बनी सभी पदार्थों पर, पेय पदार्थों पर, सभी पर जीएसटी लगा दी गई है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो कि होता रहती, जीएसटी काउंसिल होती रहती है। तो जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएंगे। तो हम इसको डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे करंट अफेयर्स वाले सेशन में। और जब हम जीएसटी वाला सेशन लेंगे, आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे, तब भी जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी उस टाइम की करंट अफेयर्स होगी, उसको हम वहीं पर कवर कर देंगे, जिससे आपको काफ़ी दिक्कत के मतलब आपको काफ़ी प्रॉब्लम ना लेनी पड़े, प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम सभी डिस्कस कर देंगे। अब बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 चीज़ें ही पूछी जाएंगी। बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी, और बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी पूछी जाएगी, बेसिक बायोलॉजी पूछी जाएगी, और बेसिक फिजिक्स पूछी जाएगी, बेसिक फिजिक्स पूछी जाएगी। देखिए, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, ये तीनों से क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 नंबर के रहेंगे। बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान, उसमें पूछा जाएगा सैलिएंट फीचर। भारतीय संविधान के क्या क्या सैलिएंट फीचर हैं, कुल 17 फीचर्स हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको फीचर्स बता दें, सैलिएंट फीचर कैसे हैं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। कई क्रिटिसिज्म हुए, मतलब लोगों ने इसको बताया भी कि ये सही नहीं है, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। और भारतीय संविधान का सैलिएंट फीचर क्या है कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा बड़ा लिखित संविधान है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक संविधान है। और ऐसे कई फीचर्स हैं, 17 फीचर्स हैं टोटल। हम इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाए, एक क्वेश्चन यहाँ आने की संभावना है। इसके बाद में बारे में बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में देखिए, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही आने हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करें, भले ही आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें, या फिर आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, या फिर आप चपरासी, किसी की भी तैयारी करेंगे जिसमें रिटन एग्जाम है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम है, तो उसमें आप देख लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन तो आने ही आना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सभी पीपल्स के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। अगर आप यहाँ पर सही से रह रहे हैं, आपको जीने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको स्पीच का अधिकार है, आपको रहने का अधिकार है, आप किसी चीज़ का अधिकार है, मतलब आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको हर एक चीज़ का जो भी आपको अधिकार प्राप्त हुए हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स में ही उनका डिस्कशन किया गया है। आप कहीं भी अपनी बात कह सकते हैं, किसी से भी अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, पूरी होल टेरिटरी में कहीं भी रहने का अधिकार है आपको। तो ये सभी मेरे राइट्स हैं, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब वैसे भी जनरल लाइफ में भी हमें पता होना चाहिए, वैसे इससे क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमें कैसे देश के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हमें कैसे देश का सम्मान करना चाहिए, देश के सम्मान के लिए आगे करना चाहिए, देश के हित के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए क्या क्या जरूरी है हमें उसके लिए काम करना चाहिए, हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
इसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लोकसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। इसके बाद में राज्यसभा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए उच्च सदन होता है राज्यसभा, अपर हाउस होता है राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से सीटें नियुक्त होती हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा में कितने लोग हैं, प्रेसिडेंट कितने लोग नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, लोकसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, और कौन कौन से क्लास से वो लोग होते हैं, कि आप फिर आप कैसे कैटेगरी के कौन कौन से लोग होते हैं। इसके बाद में लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट भी आता है, तीन चीज़ें आती हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। लोकसभा में क्या क्या सीटें हैं, राज्यसभा में क्या क्या सीटें, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। इनके मेंबर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी सैलरी क्या क्या है, इनके लिए क्या क्या टेन्योर होता है, कि कौन कितने कितने का कार्यकाल होता है। जैसे लोकसभा का 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर हटते रहते हैं, और कितने कितने मेंबर होते हैं, ये सभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेड के लिए सेशन लेंगे तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और प्रेसिडेंट के बाद में जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो इसके साथ ही साथ में आपको वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इसलिए पढ़ाया जाएगा, ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही हिस्सा होता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो पदेन सभापति जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, और लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं जो इस समय में, इनके बारे में भी पढ़ना है। लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ना है कि पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे, जीवी मावलंकर। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार जी थी, नहीं मीरा कुमार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने होंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद आता है फेडरल सिस्टम। आप फेडरल सिस्टम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, किस तरीका का सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में हम पढ़ेंगे, देखिए हालांकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल यूनिटरी ज़्यादा है। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्क करता है यूनिटरी सिस्टम पर। मतलब जो सुप्रीम पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी थोड़ी बहुत पावर है। अगर कोई भी कानून बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून खुद बना सकता है। जैसे कोई भी कानून लॉ बनाना है, कोई भी एक्ट पारित करना है, कोई भी एक्ट बनाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपनी स्टेट के लिए बनाना है तो अपनी स्टेट के साथ वो बना सकता है। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है वही कानून, तो वो कंप्लीट स्टेट्स पर, या फिर वो पर्टिकुलर स्टेट चूज कर लेगी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, पंजाब हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ, कई स्टेट चूज कर लेगी, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, जो ऐसे स्टेट चूज कर लिए कि यहाँ पर ये लॉ एक्ट होना, ये जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए किस तरीके से, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। फेडरल सिस्टम में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में। जो हमारे देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसा है, एक है। अगर सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में हम हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय ले लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिटरी की बात आ गई है, जो भी निर्णय ले लिया तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात टाल नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया निर्णय कि हाँ ये मुजरिम है, तो ये समझ लीजिए ये मुजरिम ही होगा, और वो मतलब उसका डिसीजन में मान्य करना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी बनाकर तैयार की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थप्पा लगा दिया कि ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज द राइट पॉलिसी फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय लोगों के लिए ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, बहुत ही सही पॉलिसी है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब थप्पा लगा दिया तो समझ लीजिए उसका जो अधिकार है, उसका अधिकार है कि हम उसकी बात को नकार नहीं सकते हैं, ये हमें माननी पड़ेगी। हम उसकी बात को हाई कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, हम उसकी बात को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट का ही जो निर्णय होगा वही हमें मानना पड़ेगा। इसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है जुडिशियल फ्रेमवर्क, जो मैंने अभी समझाया आपको, वो जुडिशियल फ्रेमवर्क था सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे।
और इसके बाद में लोकल बॉडीज़, देखिए लोकल बॉडीज़ पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज़ ये 9 में जोड़े गए थे, जो हमारा भाग 9 में जोड़े गए थे। पंचायती राज जोड़ा गया था, म्यूनिसिपलिटीज़ जोड़ा गया था और कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ी गई थी, सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। तो ये सभी चीज़ें जोड़ी गई थी, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये अभी तो हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री अर्थमेटिक के बारे में। इसमें सबसे पहला रहेगा होल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, डेसिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन जो बटे में होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे 1/3 क्या होता है, इनको दशमलव में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे दशमलव में दिया गया 0.3, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए, दशमलव संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोच रहे हैं क्वेश्चन तो 5 ही आने, तो परसेंटेज से सबसे ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। परसेंटेज से सबसे ज़्यादा ऐसे आएंगे कि आपका जो टेबल इंटरप्रिटेशन है, टेबल इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, ग्राफ इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। ये हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे। टेबल इंटरप्रिटेशन में 10 क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ से समझ लीजिए कि इन 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो परसेंटेज से ही रिलेटेड होंगे। अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से आता होगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन 10 कर ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट के 5 टॉपिक करेंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरेंस हो गया, नीट पैसेज हो गया हिंदी का, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन हो गया। इनसे 50 क्वेश्चन जो बनेंगे ये हमें कंप्लीट करने ही करने हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये 50 मार्क्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ही हमारी मेरिट जाएगी और तभी हम 85 प्लस यहाँ से मार्क्स ले पाएंगे। तो परसेंटेज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की जितनी भी ट्रिक है और जो भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में लाएंगे परसेंटेज का ओनली। इसके बाद में सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा। जो भी हमारी अर्थमेटिक अंकगणितीय इक्वेशंस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पूछा जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पूछा जाएगा, और हमारा जो टॉपिक रहेगा एवरेज के बारे में भी पूछा जाएगा। देखिए औसत से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ और टेबल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो DI हम बोल देते हैं, तो उसी में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जनरल हिंदी में। जनरल हिंदी में सबसे पहला टॉपिक रहेगा संधि का, इसके बाद में विलोम शब्द, इसके बाद में पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग, इसके बाद में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ और सामान्य शुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं, प्रोज एंड पोएट्री के बारे में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा हिंदी का सेशन इतना पूछा जाएगा, हिंदी के टॉपिक इतने पूछे जाएंगे। इसमें संधि तो आपको पढ़ाने वाली चीज़ें, लेकिन विलोम शब्द में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ही पढ़ाई जाएंगी। पर्यायवाची में आपको तो याद करना होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपको याद करना होगा। लिंग के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, लिंग के बारे में, मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको याद करनी होगी और सामान्य शुद्धियों के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। लेखक एवं रचनाएं के बारे में बता दिया जाएगा क्या क्या है। इनसे सभी से मतलब आपको नोट्स तो सभी के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में सभी के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ का पेड करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ई-बुक फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वहाँ से पूछ सकते हैं और आप अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। जितने भी इंग्लिश ग्रामर, कुछ वोकैब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, हमारे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पूछे जाएंगे, मतलब जो भी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हैं, और सिंटेक्स में जो भी हमारे 8 पार्ट्स बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स बनते हैं, वो सभी के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन, सभी के बारे में मतलब डिटेल से पूछा जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ऑन पैसेज पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पैसेज पर भी आ सकते हैं, इससे पूछा जाएगा। अब हमारा अगला है लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलेंडर एंड वाच से भी क्वेश्चन आएंगे और कॉजेस एंड इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में कंक्लूसिव रीजनिंग, ETC। अब देखिए यहाँ पर ETC लगा है, यहाँ पर आपको ETC लगा मतलब क्या है कि यहाँ से कुछ और भी क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एटसेट्रा लगा दिया, मतलब क्या है यहाँ पर, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एटसेट्रा, मतलब इसका मतलब तो होता है एटसेट्रा, लेकिन क्या है यहाँ पर इनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, एटीसी लगा दिया, और सोचने की क्षमता खत्म हुई है, ना कि क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाना होगा वो कहीं से बना देंगे, कहीं से भी टेप देंगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें टॉपिक बताने में उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई, इसीलिए उन्होंने एटीसी लगा दिया, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एटसेट्रा। सॉरी, ये तो मतलब एक मजाक था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में करेंट अफेयर्स से देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, बोथ आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर द करेंट अफेयर्स इन द करेंट अफेयर्स। नेशनल करेंट अफेयर्स, जो भी हमारे नेशनल करेंट अफेयर्स, जो भी हमारे स्पोर्ट्स चल रहे हैं इनसे रिलेटेड करेंट अफेयर्स, या फिर जो भी हमारी अपॉइंटमेंट हो रही हैं, जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हु इज हु आप कह सकते हैं, और जो भी करेंट टाइम में इंडिया में चल रहा है, करेंट टाइम में जो भी इश्यू चल रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा नेशनल करेंट अफेयर्स में। और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स में जैसे वर्ल्ड रिलेटेड जो भी हमारे इश्यू चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर जो भी हमारे संबंध हो रहे हैं, जो भी हमारे मान लीजिए पॉलिसी बनाई जा रही है, दो वर्ल्ड को, दो विश्व या फिर दो देशों को लेकर जो भी हमारे युद्धाभ्यास चल रहे हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। जनरल अवेयरेंस देखिए इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 10 नंबर यहाँ से भी आपके पक्के होंगे। यहाँ पर आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में पड़ोसी देशों के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा सभी कंट्रीज और कैपिटल एंड करेंसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पिछली बार आया था, एक क्वेश्चन इस बार आने की भी संभावना है। करेंसीज एंड कैपिटल्स और कंट्रीज, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी आपको याद करनी होगी, और जहाँ पर मतलब आप देख लीजिए भारत के अच्छे संबंध रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत का कोई ना कोई आसपास वहाँ जाता रहता है और विजिट करता रहता है, वहाँ की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ के कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जाएगा। भारत के स्टेट जो भी हैं हमारे, उन स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब चीज़ें, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये सभी चीज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे। हो सकता है कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दें, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, मणिपुर की, मिजोरम की कैपिटल क्या है, मेघालय की क्या है, त्रिपुरा की क्या है, सिक्किम की क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते। सिंपल ही सिलेबस रहेगा, ये आपको सोचना होगा, और आपको टारगेट करना होगा 85+ मार्क्स का। 85+ मार्क्स का टारगेट करेंगे, तभी आप आगे जितने भी एग्जाम, लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, बीडीओ का एग्जाम आने वाला है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, जो कि आपको बता दिए। देखिए पार्लियामेंट्री वर्क करती है, पार्लियामेंट्री जो देखिए 3 फॉर्म होते हैं, जो आपको बताया था, जैसे पार्लियामेंट में 3 फॉर्म होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई भी बिल बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन बनाएगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा और कौन उसे देखेगा, तो इसके भी 3 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है देखिए एग्जीक्यूटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी, क्या करता है, अगर कोई भी कानून बनाना है देश के लिए, किसी राज्य के लिए, या फिर किसी भी पर्सन के लिए, या फिर हमारे पीपल्स ऑफ इंडिया के लिए, भारतीय लोगों के लिए कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नियम लाना है, तो वो कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेंगे एग्जीक्यूटिव। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कानून बनाएगा कौन, लेजिस्लेटिव मेंबर। लेजिस्लेटिव जो होते हैं मेंबर, वो बनाएंगे कानून। मतलब क्या है कि आप जिनको डायरेक्ट चुनते हैं, आप उनको डायरेक्ट इलेक्शन में चुनते हैं, वो कानून बनाएंगे। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव वाले एग्जीक्यूट करेंगे, और जुडिशरी वाले उस कानून की देखभाल करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे।
इसके बाद में जो भी हमारे इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सभी दिवस के बारे में वीडियो मिल जाएगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और एक साथ में दोनों का एक साथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन टूरिज्म और डेस्टिनेशंस के बारे में पूछा जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और बुक्स एंड ऑथर के बारे में पूछा जाएगा और अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में पूछा जाएगा। ये जो भी हमारे टॉपिक रहते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर, इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पोर्ट एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट और इंडियन टूरिज्म, हेडक्वार्टर्स और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन और साथ ही साथ में इंडियन स्टेट्स और कंट्रीज एंड कैपिटल, इनके बारे में जो हमारी ये स्टैटिक जीके रहती है, ये हम जब भी करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आता है, जैसे अवार्ड का कोई टॉपिक आया, वर्तमान में कौन क्या है, ये टॉपिक आया, कोई भी टॉपिक आता है, इनमें हम स्टैटिक्स जीके इन सभी पार्टों को डिस्कस करते रहते हैं, तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे एनालिसिस ऑफ हिंदी एंड रीड पैसेज के बारे में। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 पैसेज आएंगे, लेकिन यहाँ से 2 पैसेज आएंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, 5-5 क्वेश्चन दोनों में होंगे और 10 क्वेश्चन टोटल बनेंगे 10 नंबर के। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से हिंदी का पैसेज होगा, आपको पढ़ना होगा, उसमें आंसर देने होंगे 5 क्वेश्चन के। इसके बाद में ग्राफ इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भी 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाएंगे और 10 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टेबल इंटरप्रिटेशन, 2 टेबल आएंगी, 2 टेबल से आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन, ये 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी तीनों जो टॉपिक हैं हमारे 10 मार्क्स के होंगे, तीनों टॉपिक हैं 10-10 मार्क्स के होंगे, मतलब 10-10 नंबर के यहाँ से आपको कवर होंगे, 30 नंबर, और इसके पहले 10 नंबर आपको जनरल अवेयरेंस और 10 नंबर आपको करेंट अफेयर्स, ये आपके 5 टॉपिक 50 नंबर कवर करेंगे, यहाँ से ये आपकी मेरिट आगे जा सकती है। खैर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे जिसको भी सिलेबस नहीं पता है उसको सिलेबस पता चल जाए, और साथ ही साथ में क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और जितने भी नोट्स रहेंगे वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, एक नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जल्द से जल्द आपको कोशिश करेंगे सबसे पहले वीडियो लेक्चर, उसके बाद में ई बुक फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, हमने डिस्कस कर लिया, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के बारे में, आप जो जो टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको 50 से 60 नंबर आपको डायरेक्ट इसी चैनल पर जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे यहीं से आएंगे, पक्का, ये बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 50 से 60% आपको यहीं से मिल जाएगा, पूरा एज इट इज।